अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने डिस्कशन की तरफ आते हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बेसिकली क्वेश्चंस है पेशेंट्स के। बहुत दूर दूर से भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो उनका एक ही सवाल होता है कि हम 9 माह के हमल में आपके पास कितना टाइम विजिट करें, कौन कौन से वीक्स इंपॉर्टेंट है और आप उसमें क्या देखते हैं, क्या क्या चीजें चेक करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी जनरल बात भी हो जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बात कहूंगी मैं कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आपका पहला हमल है, तो उसमें आपको अगर घर मिस हो जाते हैं पीरियड्स, आपके 2-3 दिन ऊपर हो गए, 7 दिन ऊपर हो गए, हफ्ता ऊपर हो गया, 4-5 दिन ऊपर हो गए। कुछ लोगों का इतना अर्ली यूपीटी में नहीं आता और कुछ लोगों का अर्ली आ जाता है। मिडेज में कुछ दिन रह रहे होते हैं, तो उन्हें साइंस शुरू होते हैं, वो चेक करते हैं तो मिडनाइट पे आ जाता है, आपके पास आ जाता है। अर्ली मॉर्निंग का आप सैंपल लेते हैं, ठीक है। बाज़ लोगों का आ भी जाता है, अपना अपना बॉडी का होता है, जरूरी नहीं है सबकी सेम हो। तो उसमें अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है या फिर अगर आपके पहले हमल बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं रही है, बाज़ वक्त आपको ब्लीडिंग भी हो रही होती है, आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है, तो वो इमरजेंसी एक अलार्मिंग साइन होता है। उसमें आपको फौरन से अपने डॉक्टर से रुजू करना होता है, विजिट करना होता है, उनसे डिस्कशन करनी होती है। मैं तो अपने पेशेंट्स को अपना नंबर जरूर देती हूँ, पर्सनल नंबर तो नहीं, हमारे टीम का नंबर उनके पास होता है। मेरी असिस्टेंट होती है पे, वो मुझसे कांटेक्ट में रहती है 24/7। तो हम कोई ऐसी क्वेरी, कोई ऐसा इमरजेंसी हो तो उसको हम टाइमली रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बेसिक यही होना चाहिए कि आपका अपनी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट होना चाहिए या फिर उनके असिस्टेंट है, स्टाफ है, तो ताकि आपका नंबर हो, कोई भी किसी टाइम पे कॉम्प्लिकेशन हो तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकें। अगर आप दूर भी हैं, हॉस्पिटल नहीं भी पहुंच सकते हो, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं है, प्रीवियस हमल में कोई शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, साथ स्पॉटिंग नहीं हो रही और भी किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपको फौरन हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म जरूर करें कि मेरी प्रेगनेंसी यूपीटी पॉजिटिव आया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। पहली बात तो आपको अपनी डॉक्टर की हर बात माननी चाहिए जो वो कह रही है, क्योंकि वो आपको बेटर समझ आ सकती है, क्योंकि वो आपको ट्रीट कर रही होती है। मैं जनरल व्यू में आपसे बात कर रही हूँ कि किस तरह से जाना चाहिए। तो उसमें क्या है कि जो ये आपके पीरियड्स मिस होते हैं, तो पीरियड मिस करने के 3 वीक्स के बाद आप विजिट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि क्या प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पे है, यानी कि ट्यूब्स, ओवरीज या एब्डोमेन किसी और एक्टोपिक जगह पे तो नहीं है, यूट्रस में सैक अपीयर हो गया है। और मोस्टली जब आप मिस पीरियड करते हैं उसके 3 वीक्स के बाद आते हैं तो आपका फीटल पोल हार्टबीट आ चुकी होती है। बाज़ लोगों की नहीं भी आती, लेट एंड डेज पे भी कंसेप्शन होती है, तो उसको फिर आप 2 वीक्स के बाद या 3 वीक्स के बाद दोबारा कुछ मेडिसिन भी देते हैं, फिर कुछ इंजेक्टेबल्स भी होते हैं हार्मोन्स फॉर्म में, फिर उनको दोबारा रिविजिट का बोलते हैं। फिर वो 3 वीक्स गुजर जाते हैं, तो उसमें हम डॉक्टर से जब आप रुजू करते हैं तो आपको पूरी डाइट प्लान, चार्ट सब कुछ बताती हैं, आपने क्या खाना है, क्या नहीं, आगे जाके क्या क्या हो सकता है, बीपी लो हो सकता है, शुगर लो हो सकती है, पीरियड्स भी हो सकते हैं वक्त के साथ साथ। और साथ आपको अगर स्पॉटिंग है, ब्लीडिंग, उसमें क्या क्या एहतियातें बताई जाती हैं, उसको आपने पूरा अमल करना होता है, वरना आपका मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी की उल्टी आ रही है, नहीं आ रही, उसके लिए क्या नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है, अगर नौजिया है, तो ये सारी डिटेल्स जब आप अपनी पहले विजिट में अर्ली जो प्रेगनेंसी होती है, अर्ली स्कैन होता है, उसमें जब आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं तो आपको ये सारी एहतियातें बताते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे जी 7 या 8 वीक्स बन जाते हैं। उसके बाद आपको बुलाते हैं 4 वीक्स के बाद, यानी कि 11 से 14 वीक्स के दरमियान हम स्कैन कराते हैं नकल ट्रांसलूसेंसी के लिए। एंटी स्कैन स्पेशल होता है, वो नकल फोल्ड्स देखे जाते हैं, क्या उसमें एक खास अमाउंट होती है पानी की। मैंने अक्सर वीडियोस में ये काफी बार इस चीज पे तवज्जो दी है कि ये जरूरी है, ये कराएं। अगर आपका एज 30 से ऊपर है, अगर आपकी फैमिली में डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री है, फिर उसमें क्या होता है कि हमें प्लान करना होता है CVS वगैरह, सैम्पलिंग वगैरह के लिए, बच्चे में कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, ताकि वो टाइम पे डिसीजन हो जाए, टाइम पे उसको चेक करके उसको अगर क्योर किया जाए तो वो ट्रीटमेंट हो सके पॉसिबल। बाहर के मुल्क में इसको रिकमेंडेशन दी गई है, इसको मैंडेटरी करार दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में इस पे इतनी खास तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि पेशेंट को कहें कि किसी अच्छी स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट से ये करवाएं। हम भी करते हैं, लेकिन हम गायनेकोलॉजिस्ट से डिफरेंट रेडियोलॉजिस्ट से, रेडियोलॉजिस्ट अपने वो करते ही स्पेशलाइजेशन स्कैन में है, तो इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से करा लिए तो हमें जरूरत नहीं है। लेकिन वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप ये जो स्कैन मेन 3-4 होते हैं, जैसे कि एनोमली स्कैन आ गया, एंटी स्कैन है और ग्रोथ स्कैन जो एंड पे 32 वीक्स में होता है, वो आप रेडियोलॉजिस्ट से ही कराएं। और बीच में भी जब हमें कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप जरूर सेकंड ओपिनियन के लिए रेडियोलॉजिस्ट जो कि लैब्स में बैठते हैं या मोस्टली हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो फिर आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड करती है कि अच्छी से अच्छी जगह से आप कराएं, ताकि जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए।
11 से 14 वीक्स आ गए, उसके बाद फिर आपको 4 वीक्स के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो ज़रूरी नहीं है, आप 18 से 22 वीक्स के दरमियान किसी भी टाइम आप एनोमली स्कैन करा सकते हैं। एनोमली स्कैन भी हम रेडियोलॉजिस्ट को ही रेफर करते हैं क्योंकि वो स्पेशलिस्ट ही करता है। हेड टू टो स्कैन होता है बेबी का, जिसमें उसकी एब्नॉर्मैलिटीज पिक की जाती है, खुदा न खास्ता कोई मसला है, कमर पे फोड़ा है, सर में बच्चे के पानी है या सर छोटा है, माइक्रोकेफेली है, हाइड्रोकेफेलस है, पेट में फेफड़ों में अगर पानी है और कोई उसके डिजिट्स पूरे नहीं, कोई और एब्नॉर्मैलिटी हार्ट डिफेक्ट से, तो वो पिक हो जाए। फिर वो आपसे डिस्कशन करके, ताकि ये वो टाइम होता है जहाँ पे प्रेगनेंसी को आगे लेके जाना, पीड्स डॉक्टर से डिस्कस करना कि बच्चा सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर अगर बच्चा इतना डिफेक्टिव है तो उसको टर्मिनेट करने का ये सही पॉइंट होता है। तो इसलिए ये जरूर हम चाहते हैं कि ये आप रेडियोलॉजिस्ट से करें। मोस्टली लोग इसमें जेंडर रिवील भी करते हैं, और ये मैं तो नहीं करती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग आजकल करते हैं, और रेडियोलॉजिस्ट के पास इसलिए हम रेफर कर देते हैं कि आप उनसे डिस्कस कर लें, वो आपको जेंडर रिवील कर देंगे। जो वक्त गुजरेगा, बच्चे की ग्रोथ होगी तो ठीक है, अगर आपको आइडिया हो चुका है कि आपका जेंडर क्या है तो फिर मैं भी रिवील कर देती हूँ कि ठीक है। अदरवाइज मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करूंगी कि रिवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि मशीन है, एरर हो सकता है, कोई पता नहीं होता। ये अल्लाह की जात पे छोड़ देना चाहिए, बस ये दुआ करनी चाहिए कि आपकी सेहतमंद औलाद हो। इसके बाद आ जाता है 22 वीक्स के बाद 4 वीक्स पे हम बुलाते हैं, यानी कि 7 मंथ 26 वीक्स के बाद आप किसी भी टाइम अपनी फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन टेटनस इंजेक्शन लगवा सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है 8 मंथ 4 वीक्स के बाद दोबारा से अगर आपको शुगर डायग्नोज हुई है, आपकी अगर ब्लड शुगर लेवल ठीक नहीं है, स्टार्टिंग में हम करा लेते हैं, जब आपका अर्ली स्कैन 3 वीक्स के बाद हम कराते हैं, 8 या 7 वीक्स पे आपको बुलाते हैं, तो वहाँ आपके बेसलाइन टेस्ट भी करते हैं, जिसमें सीबीसी, हीमोग्लोबिन देखा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स देखे जाते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, प्लेटलेट्स पूरे हैं आपके, आपका ब्लड ग्रुप देखा जाता है, हेपेटाइटिस बी सी प्रोफाइल देखी जाती है, यूरिनारी की जाती है ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और आपका रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स किए जाते हैं। उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं 12-14 वीक्स के दरमियान एक दफ़ा HP मंथ्स यानी कि पिछले जो 3 मंथ्स गुजरे उनका रिकॉर्ड चेक कर लें कि वो बॉर्डर लाइन तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, पेशेंट प्री डायबिटिक तो नहीं है, तो वो चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए, तो ये बेहतर होता है। फिर अगर उसमें अगर आ जाते हैं कि आप प्री डायबिटिक है या बॉर्डर लाइन है या आपको डायबिटिक डायग्नोज होते हैं आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी GDM है आपको गेस्टेशनल डायबिटीज, तो हम 24 और 28 वीक्स पे OGTT कराते हैं, बड़ा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो भी लेबोरेटरी से ही होता है ताकि आपकी बॉडी कंपेयर कर रही है ग्लूकोज टॉलरेंस है कि नहीं है। बच्चे में तो कोई डिफेक्ट नहीं है, बच्चे का वेट देखा जाता है, पानी देखा जाता है माँ का, और मोस्ट ऑफ द जो टाइम ये गेस्टेशन डायबिटीज होती है डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में ये हो भी जाती है, तो इसको बड़ी एहतियात से लेना पड़ता है। इसी तरीके से बीपी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको बीपी बढ़ता चला जा रहा है स्टार्टिंग में आफ्टर 3 मंथ्स, विदिन 3 मंथ्स या आफ्टर दैट सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो आपको जरूर उसकी रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे आपकी डॉक्टर, मैं तो अपने पेशेंट्स को जरूर कहती हूँ कि दिन में 2 से 3 दफा चेक करें, और लाजमी हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें, ताकि उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम, मैं भी जहाँ तक हो सके मुश्किल चीज़ों की, और जो इमरजेंसी टाइप होते हैं पेशेंट्स, उनको मेरी कोशिश होती है मैं खुद ही डील करूँ, और मेरी कोशिश यही होती है अपनी असिस्टेंट से कि मैं वो मुझसे ही डायरेक्ट कम्युनिकेट करके जो मैं उसको बताती हूँ देन वो आगे मैसेज फॉरवर्ड कर देती है, बेशक मेरा वॉइस मैसेज हो या टेक्स्ट मैसेज हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है डॉक्टर का अपने पेशेंट के साथ कंसर्न रहना, क्योंकि इसमें लॉस सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का होता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है, इन चीज़ों को बड़े स्मूथली लेके चलना है। फिर आ जाता है जी 7 और 8 मंथ की वैक्सीनेशन का, मैंने आपको बता दिया, बीच में जो कॉम्प्लिकेशन है साथ साथ आपको गाइड कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो इस तरह की चीज़ हो तो आपने कैसे करना है। मोस्टली कुछ लोग पूछ रहे थे कि डिफास्टन और कुछ इंजेक्टिबल्स भी लगते हैं जिन पेशेंट्स को साथ साथ ब्लीडिंग हो रही होती है, बेबी की ग्रोथ सही नहीं होती, डेट्स के साथ वो स्कैन पे मैच नहीं कर रही होती, तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली हम जो इंजेक्टिबल्स हैं वो 12 से 14 वीक्स तक देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमें कम कर देते हैं। अगर वीक में 2 टाइम लग रहा है तो उसको वीकली कर देते हैं, नहीं तो स्टॉप कर देते हैं जब वो रिजल्ट रेडियोलॉजिस्ट की तरफ से आ जाता है कि ओके है, एंटी जो उसका स्कैन है और उस स्कैन में बाकी चीज़ें भी नजर आ जाती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्टॉप करा देते हैं। लेकिन हर बंदे का मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। एक चीज़ को लेके आपने उसको नोट नहीं रखना है, हर बंदे की बॉडी उससे डिफर करती है, हर चीज़ के लिए आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। तो उसमें क्या करते हैं कि हम सर्वाइकल कैनाल भी चेक कर लेते हैं, लेंथ उसकी रेडियोलॉजिस्ट रिक्वेस्ट करके कि आप वो भी साथ चेक कर लें, कहीं मैकडोनल स्टिच की जरूरत तो नहीं है, सर्विक्स शॉर्ट तो नहीं है, तो ये चीज़ें वहाँ से पिक की जा सकती हैं, इनको मिस नहीं किया जा सकता। फिर आगे आ जाता है जी
28 वीक्स हो गया। उसके बाद आ जाता है कि 32-34 वीक्स पे हम कराते हैं ग्रोथ स्कैन, जिसमें बायोफिजिकल प्रोफाइल को भी मैंडेटरी किया गया है, जिसमें 5 पॉइंट्स जो है रेडियोलॉजिस्ट देखते हैं। एक, बेबी की हार्ट बीट, ब्रीदिंग मूवमेंट्स, उसकी जो AFI है यानी कि जो एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, लेवल है, वो चेक किया जाता है, जो कि नॉर्मल कंसिडरेशन है 9 to 15 सेंटीमीटर के दरमियान। 18-19 तक भी ठीक कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो एक्यूरेट वैल्यू है ना वो इसके दरमियान हो तो दैट्स बेस्ट। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। इसके अलावा आ जाता है बेबी की टोन और उसकी मूवमेंट। इनके दो स्कोर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रेडियोलॉजिस्ट पूरा स्कैन करके हमें बताते हैं कि 10/10 है, 8/10 है, क्या चीज में कमी है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होता है कितना हम पेशेंट को आगे लेके जा सकते हैं। कॉर्ड अराउंड द नेक तो नहीं है, सर्विक्स की लेंथ कम तो नहीं हो रही है, प्लेसेंटा की अगर प्रीवियस स्कार है तो कहीं वो स्कार के अंदर धंसा हुआ तो नहीं है प्लेसेंटा, कहीं खुदा ना खास्ता डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी अगर करते हैं प्लेसेंटा ब्लीड तो नहीं करेगा, हिस्टेरेक्टमी तो नहीं करनी पड़ती। तो ये सारी चीजें बड़ी देखने वाली होती हैं, इसलिए डॉक्टर्स जिस तरह से बुलाते हैं आपको उस तरह से आना चाहिए, विजिट करना चाहिए, इसमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान एंड पे पेशेंट का ही होता है। फिर एक जो स्कैन मैं कराती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि 36 टर्म है उस पर हम एक दफा इंटरनल एग्जामिनेशन भी कर लेते हैं कि पेशेंट का कितना टाइम रह गया है, उसकी हड्डी तंग तो नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लिया जाता है, क्योंकि मेरी 99.9% कोशिश होती है कि पेशेंट को पहले हर हाल में नॉर्मल डिलीवर किया जाए। बेशक वो प्रीवियस 1 स्कार है या उसका पहला हमल है, उसमें पूरी कोशिश की जाए कि उसका हक है कि वो नॉर्मल डिलीवर हो। लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, जैसे कि मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, ये होना बहुत जरूरी है। बच्चे का वेट देखा जाता है 32-34 वीक्स में कि वो 3.6 से ज्यादा तो नहीं है, पहला हमल है, प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी है, सी सेक्शन है, गैप कितना है, 18 मंथ से ज्यादा गैप होना जरूरी है अगर आपका प्रीवियस स्कार है। फिर उसके बाद कॉर्ड अराउंड द नेक वो भी देखी जाती है, लूप्स 2 से ज्यादा तो नहीं है, टाइट तो नहीं है, लूज है, नॉर्मल डिलीवर हो सकती है। और जब अगर कॉर्ड अराउंड द नेक हो और 36 वीक्स पे आपका स्कैन किया गया हो तो उसमें क्या होता है कि हम CTG मॉनिटरिंग यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी कंटिन्यूअसली मां के पेट में लगा कर रखते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं पे भी बच्चे को डिस्ट्रेस होता है, उसकी हार्ट बीट अगर ठीक नहीं होती तो हम टाइमली इमरजेंसी सी सेक्शन को प्रेफर करें। और आपने हमेशा ऐसे हॉस्पिटल, अगर आपके बच्चे की कॉर्ड अराउंड द नेक है तो आपने ऐसे हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है जहाँ OT अवेलेबल हो, ऑपरेशन की सहूलत मैसर हो, आपका ब्लड अरेंज हो। मैं तो अपने हर पेशेंट में मेरी कोशिश होती है कि मैं ब्लड अरेंज कराऊं, लगे ना लगे बात की बात है, और मोस्टली नहीं लगता, 90% से भी ज्यादा नहीं लगता, और मेरी कोशिश होती है ना लगे, लेकिन इमरजेंसी के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, इसको लाइट मत लें। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी क्वेरी दूर हुई होगी। काफी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन डिटेल बताना बहुत जरूरी था क्योंकि काफी अरसे से हमें इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। अपना ख्याल रखिए, इसी के साथ हमें इजाजत दें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना